मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में यहाँ पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अलग अलग पार्टियों के नेता दिल्ली से यहाँ रैलियाँ करने आ रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, खेती किसानी और किसानों पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हम यहाँ समझने के लिए आए हैं इस चुनावी मौसम में कि जो अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है एग्रीकल्चर भारत में, उस स्थिति में मध्य प्रदेश कहाँ पर टिकता है। और कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2011-12 के मुकाबले 2021-22 तक आते आते मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया और यहाँ के जीएसडीपी में इसका जो हिस्सेदारी है इसकी वो काफ़ी बढ़ गई, यानी कि आधी तक आ गई, लगभग 47 से 48% तक। तो इसके पीछे क्या कारण है इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बढ़ने के, और क्या उस प्रोडक्शन के बढ़ने से किसानों की बेहतरी हुई है, तो ये हम समझेंगे मध्य प्रदेश से खेती और किसानी के बारे में। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ की 72% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश अपनी आमदनी के लिए काफ़ी हद तक खेती पर निर्भर है। लेकिन समय के साथ राज्य में खेती के हालात तेज़ी से बदले हैं। सुनील जाट बीते 2 दशकों से भोपाल से महज 20 किलोमीटर दूर रतुआ गांव में खेती कर रहे हैं, लेकिन इस बार कृषि मंडी में व्यापारियों की लंबी हड़ताल के कारण उनकी सोयाबीन की फसल काफ़ी देर से मंडी में बिकी। लंबे समय से खेती करने के बावजूद जाट की ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया है। उनका कहना है कि समय के साथ आधुनिक तकनीक की मदद से उत्पादन में तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन आमदनी में उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पिछले 20 सालों में आमूलचूल परिवर्तन देखे गए हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जब हमने किसानों से, कृषि जानकारों से, अधिकारियों से बात की तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि पैदावार तो बढ़ी है। यहाँ पर खूब मक्का उगाया जा रहा है, सोयाबीन उगाया जा रहा है, गेहूँ उगाई जा रही है, लेकिन उस अनुपात में किसानों की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ रही है। जब हमने किसानों से बात की तो किसानों ने कहा कि जो खेती करने की जो कॉस्ट है, जो इनपुट है, वो काफ़ी महंगी हो गई है, क्योंकि उनको जो खाद खरीदना पड़ रहा है, जो फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ रहा है, जो यूरिया खरीदना पड़ रहा है, जो डीएपी खरीदना पड़ रहा है, वो काफ़ी महंगे हो गए हैं, जिससे किसानी की लागत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और उस अनुपात में उनकी जो आमदनी है या जो एमएसपी पे जो रेट मिल रहे हैं या जो वो मंडियों में अपनी जो उपज है वो बेच रहे हैं, उस हिसाब से वो कीमत नहीं लगाई जा रही है। तो इस तरीके का जो बड़ा गैप है वो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है और यही कारण एकमात्र हो सकता है जो हमें काफ़ी लोगों से बात करके पता चली कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा है मध्य प्रदेश का, लेकिन किसानों की हालत में उस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां 52 जिले हैं और 11 अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक जोन्स हैं और हर जोन में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। लेकिन बीते 1 दशक के आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश ने हरियाणा और पंजाब को गेहूं के उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। गेहूं के उत्पादन के मामले में नर्मदा से सटे होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम और हरदा जिले शीर्ष पर हैं। हालांकि गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल घटी है। आपका क्या नाम है? अमर सिंह कलमे। तो क्या क्या चीज़ों की आप खेती करते हैं और पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव आया आपको खेती को लेकर? खेती को लेकर पिछले 15 साल पीछे मतलब हम जो खेती करते थे तो मतलब बरसात बारिश के फसल उगाते थे। उसमें जैसे बरसाती में मक्का है, सोयाबीन और धान ये लगाते थे। फिर पानी का साधन होने के बाद में हमने धान, मक्का चालू किया। इसमें पानी के साधन से मतलब परिवर्तन हुआ, बढ़ा है आमदनी। और गेहूँ, चना और मूंग, ये 3 फसल पानी के साधन होने से ये 3 फसल लेने लगे। इससे आमदनी बढ़ रही है। तो जितना आप लोग उगा रहे हैं उतना आमदनी हो रही है क्या उस हिसाब से? जी, आमदनी तो है पर उसमें लागत भी है। क्या क्या लागत है, कैसे? उसमें डीएपी, यूरिया, बीज, उसका बखरवाई, डीजल,
इसके बाद में फिर दवाई लगता उसमें, कम से कम मिनिमम 2 स्प्रे तो करना ही पड़ता है। वैसे 3 होना चाहिए, बाकी जिसके पास साधन नहीं है तो वो 2 स्प्रे तो मजबूरी करने पड़ता है। मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से अनाज की खरीद के लिए मंडी व्यवस्था है, जहां सरकारी बोली लगाई जाती है, लेकिन इन मंडियों में फसलों के रखने की अच्छी सुविधाएं मौजूद नहीं है। राज्य में महज 250 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें से सिर्फ 5 ही राज्य सरकार के अंतर्गत चलते हैं। सितंबर महीने में मंदसौर की मंडी में सैकड़ों क्विंटल लहसुन की फसल बारिश के कारण भीग गई। वहीं सोयाबीन की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। चुनावी मौसम में कांग्रेस और भाजपा ने एक बार फिर से किसानों को साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफ़ी, सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर बिजली मुफ्त देने, 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीद, किसानों पर चल रहे पुराने मुकदमे खत्म करने और उनकी बिजली माफ़ करने का वादा किया है। वहीं जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर लिखा है 18 साल किसान बदहाल, बस बहुत हुआ, वोट नहीं माफ़ी मांगो शिवराज। मध्य प्रदेश के किसान जो फसल उगाते हैं उसे बेचने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर एपीएमसी मंडियों के ज़रिए होता है। किसान अपनी फसल को मंडियों में लेकर आते हैं और मंडियों में यहाँ पर बोली लगाई जाती है, मतलब ऑक्शन होता है। जो यहाँ के व्यापारी होते हैं वो फसल की कीमत लगाते हैं और जिस तरीके की फसल होती है उस हिसाब से किसानों को दाम मिलता है। लेकिन किसानों के सामने चुनौती ये रहती है कि उनको अपनी फसल का सही दाम मिल सके, और ऐसे में उनकी कभी कभी शिकायत भी होती है और कभी कभी अक्सर बहुत बड़ी समस्या भी है ये मध्य प्रदेश की कि जो फसल की जो सही कीमत है वो मंडियों में नहीं मिल पाती। और इस तरीके से जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सोयाबीन की फसल है। जो किसान इस फसलों को लेकर आया है वो यहाँ पर बेचा जाता है और यहाँ पर व्यापारी द्वारा खरीद कर फिर इसको यहाँ पर पैकिंग करके फिर अलग अलग जगह इसको पहुँचाया जाता है। तो ये व्यवस्था यहाँ चलती है जिसकी कुछ खामियां भी है और कुछ अच्छाइयाँ भी है। और जब पैदावार करके जब आप मंडियों में जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए जी, तो वहाँ किस तरीके का भाव मिलता है आप लोगों को? मंडी में रेट ठीक मिल जाता है। जो अब हमारे छोटे किसान ऐसे करते हैं कि जो अभी फसल निकाल के तुरंत मंडी लगा दे, तो उस समय का है नमी भी रहती, इसलिए रेट थोड़ा कम मिलता है। गेहूँ या जो भी अनाज है हम रोक लेते हैं, उसमें जो नमी ख़त्म हो जाती है, इसके बाद रेट ठीक मिलता है। और हम तो उसी आधार पे है, इधर फसल निकाले बेचे, फिर दूसरी तैयारी कर लेते हैं उसी पैसे से। खाद खरीदना, डीजल खरीदना और लागत, मतलब उसमें अगले फसल के लिए तैयारी करते हैं। खेती में लगातार नए नए उपकरण आ रहे हैं जो न सिर्फ लागत को बढ़ा रहे हैं बल्कि उत्पादन क्षमता में भी इजाफा कर रहे हैं। एमपी में खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी पर सागर स्थित हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट राजेश कुमार गौतम ने कहा कि क्रॉप पैटर्न में बदलाव के कारण उत्पादन में इजाफा तो हुआ है, लेकिन ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है। उन्होंने कहा कि राज्य में लैंड होल्डिंग पहले से ही काफ़ी कम है और परिवार के बंटने से ये और भी कम होती जा रही है, जो सीधे तौर पर व्यक्ति की आमदनी से जुड़ा मामला है। मध्य प्रदेश में 76% से ज़्यादा छोटे और सीमांत किसान हैं। वहीं राज्य में 98 लाख से ज़्यादा किसानों की संख्या है। बीते 20 सालों में राज्य ने कृषि विकास दर में लंबी छलांग लगाई है। राज्य के कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 2002-03 में राज्य की कृषि विकास दर 3% थी, जो कि 2020-21 में 18.89% हो गई। नमस्कार, मैं सुनील नागले ग्राम खटामा से रहने वाला हूँ। तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद पड़ता है, ब्लॉक केसला पड़ता है। हम 3 फसल लेते हैं, गेहूँ, धान एवं मूंग। 3 फसल लेते हैं, उनमें तीनों फसल में काफ़ी लागत आती है। तो बहुत कम से कम 1 एकड़ में 20-25 हज़ार लागत आ जाती है। और उसमें क्या है, आमदनी थोड़ा कम होता है, क्योंकि फर्स्ट में बेच देते हैं तो उसमें क्या है कि जो हमारी लागत पूरी नहीं निकल पाती। इससे क्या है कि किसान कर्जे पे चले जा रहा है, धीरे धीरे कर्जे पे होते जा रहा है। तो ब्लॉक में आप कृषि समिति के सदस्य भी हैं, तो वहाँ पर किस तरीके की योजनाएं चल रही हैं किसानों को लेकर? तो किसानों को लेकर ब्लॉक में बहुत सारी योजनाएं चल पा रही है, पर क्या किसानों को वो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि किसान लोगों को वहीं बुलाते तो वो उनका दूर पड़ जाता है। कभी किसानों को पता ही नहीं चल पाता, किसान तक मतलब कोई योजना पता ही नहीं मतलब खबर ही नहीं होती है। उससे क्या किसान को पूरा मतलब लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो लाभ उसको पता चलता है और जब तक वो पहुंचता है वहाँ मतलब जो भी है सामग्री ख़त्म हो जाती है। जैसे कोई भी गेहूँ, चना
वो पूरा मतलब उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। तो जो आप लोग बीज जो खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं फसल उगाने के लिए? वो क्या है कि इससे वो ठेकेदारों से लेते हैं, मतलब बाज़ारों से लेते हैं, मार्केट से। तो बाजार में क्या कीमत है, मतलब अगर गेहूं का बीज लेना है या धान का बीज लेना है? तो उसमें हाई फाई रेट 4-5 हज़ार रुपये कुंटल मिलता है वो। और अपन वहाँ से लो तो वो क्या है कि बहुत महंगा पड़ता है। तो जितना खर्चा करके आप लोग किसानी करते हैं तो उसके अनुपात में कितनी आप लोगों की आमदनी हो जाती होगी? आमदनी तो जो है कि 0% ही हो पाती है। अब जैसे कि अपन तो जैसे जीवन यापन कर रहे हैं एक तरीके से, जैसे अपना जीवन यापन चल रहा है, खा रहे हैं और मतलब खिला अपने परिवार को पाल रहे हैं बस। तो आप लोगों की इतनी पैदावार बढ़ रही है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अनाज उपजा रहा है, लेकिन आप लोगों की स्थिति में क्या बदलाव हुआ है उससे? उससे हमारा ये उगाने वाले तो आप ही लोग हैं। उसमें क्या है क्या बदलाव ये हुआ है कि वैसे कि पहले से तरक्की कर चुके बहुत ज़्यादा। पहले क्या है बैल वक्कर से करते थे, अब जो है कि ट्रैक्टर से करते हैं। इतना ही बदलाव हुआ है। आमदनी में कोई बदलाव नहीं? आमदनी में कोई बदलाव नहीं है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है और बीते 2 दशकों में नर्मदा नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए कई सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चली, जिसने किसानों के लिए खेती करना आसान बना दिया। एमपी के सिंचाई विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार बीते 3 सालों में लगभग 179 नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई, लेकिन खेती में लागत बढ़ने से भी मध्य प्रदेश के किसान प्रभावित हैं। ग्राम जमानी तहसील आरसी का निवासी हूँ। मैं फार्मर हूँ। मैं यहाँ पे मक्के की खेती वैसे खरीद के उसमें मक्के की खेती करता हूँ। विगत 9-10 सालों से खेती करते चला रहा हूँ। अब मक्के की खेती में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रेट के विषय में थोड़ा सा गवर्नमेंट की खरीदी नहीं हो रही है, तो इसलिए रेट की हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ऊपर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं प्रशासन में, वो हमारे टारसी तहसील में मक्के में कोई प्रोसेसिंग यूनिट चालू करवाए, जिससे कि किसानों को यहाँ फ़ायदा हो और जो धीरे धीरे जो खेती में लागत बढ़ रही है उसका किसानों को उचित दाम मिले, डायरेक्ट प्लांट को बेच सके, तो थोड़ा सा उनको फ़ायदा हो। तो जितनी पैदावार आप लोग करते हैं उस हिसाब से क्या आप लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है? भैया आमदनी में इजाफा तो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन उस हिसाब से कास्ट भी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे खेती की। लेबर महंगा हो रहा है, एप्लीमेंट्स महंगे हो रहे हैं। एप्लीमेंट्स में गवर्नमेंट जीएसटी लगा रहा है 12%, तो 12% जीएसटी लगने से एप्लीमेंट्स महंगे होते जा रहे हैं। तो किसानों में धीरे धीरे लागत तो बढ़ रही है खेती में, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो लागत भी बहुत बढ़ती जा रही है। कृषि जानकार खाद्यान्न उत्पादन में इस बढ़ोतरी के पीछे 4 कारण देखते हैं। सीहोर कृषि महाविद्यालय के पूर्व डीन और कृषि विशेषज्ञ HD वर्मा सिंचाई सुविधा के बेहतर होने, 0% ब्याज पर किसानों को लोन देने, अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता और पूरे राज्य में अच्छी सड़कों के नेटवर्क को इसका कारण मानते हैं। खेती के लिए जो सबसे जरूरी इनपुट होता है वो होता है पानी। और हमारा जो उत्तर भारत है, मध्य भारत है, यहाँ पर कई नदियाँ निकलती है और एक ऐसी ही नदी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास ये नर्मदा नदी है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड की गंगा जो नदी बहती है वहाँ से, वो जिस तरीके से वहाँ पर खेती के लिए लाभदायक है, उसी तरह मध्य प्रदेश के लिए नर्मदा नदी की महत्ता है। और ऐसे में इस नदी के जरिए पिछले कुछ सालों में इस नदी के जरिए बहुत सारे इस नदी पर डैम बनाए गए और बहुत सारे नहर बनाए गए, जिसके द्वारा अलग अलग खेतों में दूर दराज के गांव तक पानी की जो जरूरत थी वो ठीक तरीके से किसानों तक पहुंचाई गई, जिससे पैदावार बढ़ी और आमदनी बढ़ाने के तौर पर इसको देखा गया। तो पानी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है और नदियाँ इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लेकिन पानी की उपलब्धता ने खेती में खाद पर निर्भरता काफ़ी बढ़ा दी है। 2021 में मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 96.4 किलो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया, जो कि 2020 में 93 किलो प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा हो गया। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर कश्मीर सिंह उप्पल ने बताया कि मध्य प्रदेश की ज़मीनें अब स्थिति में पहुंच चुकी हैं कि बिना दवाइयों के वो फसल ही नहीं पैदा करती। होशंगाबाद सहित राज्य के तमाम जिलों में फर्टिलाइज़र के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। मैं हेमंत दुबे ग्राम जमानी केसला ब्लॉक नर्मदापुरम ज़िले का किसान हूँ। मेरी लगभग 50 एकड़ के आसपास खेती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा है, बेशक बढ़ा है खेती में, और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कुछ बड़े ड्रॉबैक्स भी आए हैं।
सिंचाई के संसाधन हुए। आज से 78-79 के आसपास होशंगाबाद ज़िले में तबा से नहरें आई, और नहरें आने के बाद जो ट्रेडिशनल क्रॉप थी, मोटे अनाज थे, वो तो लगभग नेफ्त में खो गए। गेहूं की खेती प्रमुखता से की जाने लगी, और गेहूं के पीछे पीछे से सोयाबीन आ गया। तो सोयाबीन ने किसानों को बहुत समृद्ध बनाया। सोयाबीन एक कैश क्रॉप के रूप में थी जो बरसात में उगाया जाता था, खरीफ में। और गेहूं की फसल भी तबा कमांड होने से बहुत कुछ क्षेत्र में हो गई। तबा कमांड के किसानों को देख के बहुत सारे किसानों ने अपने बोरवेल्स करवाए, कुएँ करवाए, तो वो भी इस तरफ मुड़े। रासायनिक खादों का आगमन हुआ, रासायनिक खादों से प्रगति बढ़ी, और हम देख पा रहे हैं कि देखते देखते अभी गेहूं वर्तमान में मैं देखता हूं तो होशंगाबाद और हरदा जिला जो सबसे ज़्यादा बड़े गेहूं उत्पादक हैं मध्य प्रदेश के, इनमें लगभग 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की एवरेज पे आके ठहर सा गया है उत्पादन गेहूं का। और इस ठहराव के आगे अब कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए कि बेजा उपयोग हुआ रासायनिक खादों का, असंतुलित उपयोग हुआ। खासतौर से यूरिया जो जिस रेशो में जाना था ज़मीन में, उससे कहीं ज़्यादा गया। इससे ज़मीन हार्ड हो रही है, उत्पादक क्षमता पे भी फ़र्क पड़ रहा। कश्मीर सिंह उप्पल ने कहा कि एमपी ने पंजाब की खेती पद्धति ही अपनाई है, लेकिन वहां की नाकामियों से सबक नहीं लिया। खाद्यान्न उत्पादन में फिलहाल तो बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन आने वाले कुछ दशकों बाद राज्य के सामने संकट पैदा हो सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दशकों से कृषि उत्पादन तो बढ़ा है, जिसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो नर्मदा घाटी वाला जो इलाका है, उन इलाकों में और जो यहाँ की नदियाँ जो बहती हैं, उन इलाकों में सिंचाई की एक अच्छी व्यवस्था बनी है, जिससे खेतों में पानी पहुँचाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू जो है वो ये है कि इन इलाकों में फर्टिलाइज़र्स का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि खेतों में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो रही है, जिससे जो नर्मदा वाला बेल्ट है या जो नदियों वाला इलाका है, वहाँ पर पानी की भी लगातार कमी होती जा रही है, यानी कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो कम होता जा रहा है। और धान, जहाँ सिंचाई के साधन थे वहाँ धान आई, और धान आने से वर्तमान में ये स्थिति बन गई है कि लगभग हर खेत में जहाँ तबा कमांड है वहाँ भी बोरवेल्स हो गए, जहाँ नहीं है वहाँ भी बोरवेल्स हो गए। लगातार बोरवेल धड़ल्ले से चल रहे हैं। वो ड्रॉबैक आया है किसान के पास। पानी का लेवल, जहाँ हमारे गांव की मैं बात करूं तो 80 फीट पे पानी मिलता था जब हमारे पास बोरवेल आए थे धान की। आज से 4-5 साल पहले खेती चालू हुई थी, तब 80 फीट पे पानी था। आज 180 फीट पे पानी है, तो 100 फीट नीचे हम 5 साल में उतर गए। ये बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है। बोरवेल की लाइफ जो 15 साल हुआ करती थी, अब वो 5 साल भी नहीं ठहर पा रहे बोरवेल। तो ये स्थितियाँ धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। इटारसी के ज़मानी गांव के किसान हेमंत दुबे ने कहा कि खेती में उत्पादन बढ़ाने की अंधी दौड़ ने सामाजिक ताने बाने को भी काफ़ी प्रभावित किया है। दूसरी तरफ एक बड़ा सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हुआ है। वो ऐसे कि एक पूरे वर्ष भर किसान अपने खेतों में व्यस्त है। अमूमन गांव में शादियां होती थी या कल्चरल कार्यक्रम होते थे या कोई भी कार्यक्रम होता था, दिनों में होती थी, तो उससे खर्चे बचते थे लोगों के। बहुत कम खर्चे में हरा मंडप होता था, लेकिन आज टेंट लाइट की चकाचौंध होती है। रात में शादियां होती, क्योंकि रात में किसान के पास वहां जाने का समय है। तो ये एक सामाजिक ताना बाना बुरी तरह से छिन्न भिन्न हुआ है। रात की शादियों ने बहुत सारे दुष्प्रभाव डाले हैं। नशे का प्रादुर्भाव हुआ, उसके साथ साथ खर्चे बढ़े, उसके साथ साथ दुर्घटनाएं बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें जो एक अंधी दौड़ एक मच गई पैसा कमाने की और साल भर खेतों में फसल लेने की, तो वो नुकसानदेह हो रही है। क्रॉप रोटेशन नहीं है, एक ही क्रॉप पे डिपेंड है। पूरा गेहूं हो गया, अथवा मक्के हो गए, अथवा धान हो गई, अथवा आपके जायद में देख लिया जाए तो मूंग आ गई। तो एक इकलौते गेहूं पे डिपेंड हो गए। मोटे अनाज खोसे गए, तिलहन की फसलें खोसी गई, दालें खो गई लगभग। एक तरफ उत्पादन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ और भी प्राकृतिक चुनौतियां कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सामने आ रही है।